अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है कि दोनों सेक्शन का था, लेकिन फिर भी 51 लोग हैं और अभी तक मिक्स ही है। बहरहाल ये कि मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग चूँकि कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से मैं कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी। ये क्वेश्चन कोई आ रहा है? वालेकुम सलाम। और चलें, बिस्मिल्लाह। चलिए, हमने लिखना है कि हाउ टू राइट अ पेपर। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रख लें कि हमने चूँकि एक रिव्यू पेपर लिखना है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। वो क्या है, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि हमने इससे पहले पढ़ा था हाउ टू रीड अ पेपर। उस रीड अ पेपर को पढ़ने के बाद आपका जो असाइनमेंट 2 है अ, वो हो जाना चाहिए, जिसमें हमने लिखना था कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। उसकी ड्यू डेट्स जो है वो मैं अनाउंस कर दूंगा मैं सून। और ज़ाहिर है कि हम चूँकि ऑनलाइन आ चुके हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी हमें समझने में, समझाने में। उसका एक ही हल है कि जो भी लेक्चर अपलोड किया जाए, शेयर किया जाए, उसको ज़रा अच्छी तरह देख लें और समझ लें। इस रिकॉर्ड का जो फ़ायदा ये होता है कि आप बार-बार एक चीज़ को सुन सकते हैं, अगर आपको चीज़ क्लियर ना हो रही हो। क्योंकि जब क्लास में हो रहे होते हैं, तो हम एक दफ़ा बात कह जाते हैं और शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है जी, चलें। तो हाउ टू इसमें हम जो पेपर देखते हैं या जो हमने लिखना होता है, इसमें मुख्तलिफ सॉरी मुख्तलिफ तरीके से हम पेपर को लिख सकते हैं। एक ही पेपर को हम मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं। जैसे एनालिसिस करते हैं हम, जिसमें हम बताते हैं कि जी भी पेपर के अंदर कौन कौन सी तनकीद के हवाले से कौन कौन से जो है वो हम एक अप्लाई करते हैं कि जी वहाँ पे किस तरह से एनालिसिस किया गया है। पेपर के अंदर जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है वो किस लेवल की हैं, किस तरह से है, ठीक है, और एक समरी की हद तक उसको ले जाते हैं। साइंटिफिक टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, ज़ाहिर है कि वो ऐसे ही होता है कि जिसमें हम बहुत सारी एल्गोरिदम और मैथ और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या जिसमें बहुत सारा डाटा जो है लेकर हम उसको उसके रिजल्ट्स और उसके एनालिसिस को एक बयान कर रहे होते हैं। स्टैंड अलोन पब्लिकेशन वो जो लिटरेचर रिव्यू है, जो कि हमारा जो रिव्यू पेपर है किसी हद तक वेरी क्लोज टू द स्टैंड अलोन पब्लिकेशन है। और इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है कि अब तक जो काम हो चुका है वो किस हद तक और किस लेवल का हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जब हम लिखते हैं तो ज़ाहिर है कि हमारे लिखने के बहुत सारे चीज़ें होती हैं। नंबर एक तो ये होता है कि हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं लिटरेचर्स को। कैसे करते हैं लिटरेचर्स को ऑर्गेनाइज़ के जी हमने कहा कि जी हमें 2020 से लेके 2019 तक जो है, ये 18 तक के जो पेपर्स हैं उनको जमा किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि उसके अंदर लिखा किस तरीके से हुआ, क्या है लिखा हुआ इसके अंदर से। इवैल्यूएट में हम ये करते हैं कि जो रिसर्च हो चुकी है या जो लोग कर रहे हैं रिसर्च, वो किस लेवल की है, क्या वो इस काबिल है कि उसको एक्सटेंड किया जा सके, या कोई ऐसी तो नहीं है कि जिसमें आज बस रिजल्ट तो रिसर्च तो कर दी गई है लेकिन हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, या उस रिजल्ट के अंदर कोई जान नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। फिर हमें ये मालूम हो जाता है कि आजकल का जो रिसर्च का ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। अगर आप पैटर्न देखें, जैसे आजकल जो है बड़े हॉट टॉपिक चल रहे होते हैं डेटा साइंस के हवाले से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से, या इस तरह के और हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस और इस तरह की चीज़ें चल रही होती। इससे कुछ अर्सा पहले जो था MIS था, डेटा साइंस, वो क्या माइनिंग थी, डेटा माइनिंग थी और इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो एक ट्रेंड चल रहा होता है कि ये किसको आजकल जो चल रहा है। यही वजह है कि मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि जब भी आपने कोई पेपर पढ़ना है, तो लेटेस्ट पेपर पढ़ें, ठीक है? और लेटेस्ट के बाद आप अगर बैकवर्ड जाना चाहें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंथेसाइज रिजल्ट ये होता है कि हम बहुत सारे जो एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं या एक जैसे मेथड्स होते हैं, उनको लेके आपस में सिंथेसाइज कर देते हैं इस हवाले से कि क्योंकि हमने भी तो खुद रिसर्च करनी है ना, हमने भी तो आगे पढ़ना है ना, हमने भी तो कुछ लिखना है, तो उसको सामने रखते हुए। और जो सबसे बड़ी बात जो होती है वो इससे भी बढ़कर है, वो ये कि आपको मालूम हो जाएगा कि रिसर्च गैप का है। और रिसर्च गैप से जो मुराद होती है हमारी, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका एंड पार्ट है, जिसमें कंक्लूजन होता है, डिस्कशन होती है या फ्यूचर वर्क होता है, तो वो उसमें आपने गैप मालूम हो जाता है और उस गैप की बुनियाद पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है जिसको पढ़ने वाले हैं वो कोई समझ लेंगे। 3 तरह के लोग हैं। एक तो ये कि जी अच्छा जी, मैं चूँकि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में लिख रहा हूँ, तो ज़्यादातर वो लोग पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से है। तो जो मेरी डोमेन के लोग हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे एरिया के, वो उस पेपर के ऑडियंस होंगे, उसको पढ़ने वाले होंगे। उसके साथ वो लोग भी होंगे जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप हैं अभी। अब ज़ाहिर है कि अभी आप भी तो लोगों का काम पढ़ रहे हैं ना,
हो सकता है कि कल को लोग आपका काम पढ़ रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस लेवल की है, या किस पाए पे चल रही है। रिसर्च कैप जो है वो बहुत सिंपल सा है। उसमें होता ये है कि जहाँ पे जो पिछली वाली रिसर्च है वो ख़त्म की गई है, उसके अंदर अगर एक्सटेंड हो सकती है रिसर्च तो उसको फिर एक्सटेंड किया जाता है, और ये आपको मिलती है फाइनल वर्ड्स में, कंक्लूजन में, फ्यूचर वर्क्स में। वहाँ पे जो ऑथर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो एक आइडिया दे देते हैं, अच्छा ये हमने ये वाला काम कर लिया है, लेकिन चूंकि टाइम नहीं था हमारे पास या और चीज़ थी, हम इस काम को नहीं कर सके, तो वो फिर इसको आगे लेके चलते हैं और फिर वो इस तरीके से काम बना रहे होते हैं। ठीक है जी। जो ऑडियंस हमारे तीन तरह के हैं कि जी, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी डोमेन के, वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जैसे आप हैं, या वो जो कि डिसीजन मेकर हैं, जो पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जी हमने जो है बहुत ज़्यादा इसको ले लिया है। जी अवैस, क्या क्वेश्चन है आपका? सर इसमें जो गैप है इसमें इसकी ड्यूरेशन भी कंपलसरी होगी बताना, या वो ड्यूरेशन अपने पे डिपेंड करेगा कि 1 साल है 2 साल है, उसकी ड्यूरेशन होगी इस क्या पर मतलब? डिपेंडेंट? मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, इसका क्या मतलब है आपके क्वेश्चन का? मतलब कि आप गैप का करने के 2019 में ये पेपर पब्लिश हुआ, उसमें ये चीज़ें रह गई हैं, तो हम उसमें कंक्लूजन में या उसमें फ्यूचर में हम लोग ये करेंगे, हाँ ठीक लेकिन ठीक ठीक, उसका जी। मैं समझ गया आपका। देखें, अगर 219 में कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक है, एक आती है प्रॉब्लम, ये अराइज होती है प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब आप उसको लेके एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इसको एक्सटेंड करने से पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा किसी ना किसी हवाले से कि क्या इसके ऊपर कोई काम हो चुका है, फिर आप काम स्टार्ट करेंगे। तो गैप नहीं देना होता, ठीक है, गैप नहीं देना होता कि बताएंगे कौन सा गैप था, कब कब आखिरी दफ़ा हुआ है, लेकिन ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस पे मैं काम करने लगा हूँ, अगर वो पुरानी है, 18 का है, 19 का है, तो क्या उसके ऊपर काम हो तो नहीं चुका, क्योंकि ज़ाहिर है कि लोग पढ़ रहे हैं ना, लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आइडियाज़ ले लेते हैं कि अच्छा जी ये आइडिया आ गया, अच्छा जी मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। फ़र्ज़ किया कि अच्छा जी आइडिया किया और पता लगा जी कोई और काम कर रहा था इससे पहले, ठीक है ना। तो फिर उसमें अगर आपने और उन्होंने उसी को पकड़ा है जो कि गैप उस पेपर के अंदर दिया गया था, तो फिर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, या आपको किसी उस हवाले से करना पड़ेगा कि जिसमें उसमें और आपकी जो रिसर्च है उसमें कोई फ़र्क महसूस हो सके, एक वाज़ेह फ़र्क महसूस हो सके, ठीक है। जी सर, शुक्रिया। अच्छा, अब टाइप्स जो हैं इसकी वो आप देख लीजिए कैसी हैं कि जी नैरेटिव हैं, बेस्ट एविडेंस हैं और सिस्टमेटिक व्यू के साथ हैं ये, ठीक है जी। अब नैरेटिव में अगर आप इसको गौर से देखें तो आप देखेंगे इसमें जो है वो कंपेयर किया जाता है और ऑथर के जो एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट्स हैं, वो बेस कर रहे होते हैं इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है जी। जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सिलेक्टिव स्टडीज़ जो हैं वो किस हद तक जो सिलेक्ट की गई हैं वो किस बेस पे सिलेक्ट की गई हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ अच्छा जी मैंने ठीक है जी। और फिर दूसरी जो है बेस्ट एविडेंस है, जिसमें जो है वो स्टडी सिलेक्शन और रिजल्ट एक्सप्लोर किया जाता है उस हवाले से। अल्टीमेटली ये जो दो टाइप हैं ये हमारे इतने उसके वो नहीं है जिस हवाले से सिस्टमेटिक वाला, जो सिस्टमेटिक वो है जिसके अंदर हमने चीज़ों को, जो स्टडीज़ होती हैं उसको स्टेटिस्टिकली जो है वो प्रूफ किया जाता है, और स्टेटिस्टिकली जो उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो एविडेंस दिए जाते हैं उसको शामिल किया जाता है। ये आमतौर पर एक पेपर जो हम लिखते हैं, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है। नंबर 1, अच्छा रेफरेंसेस का नंबर 5 नहीं होता, ये बस वो वैसे लिख दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट ज़ाहिर हम लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी ऑफ द पेपर आती है जिसमें हम टेक्निक्स, रिजल्ट्स और डिस्कशन को लेके चलते हैं। तो ये जो बॉडी ऑफ द पेपर है ये ही हमारा जो असाइनमेंट्स हैं 4 वो इसी पे बेस कर रहे हैं, ठीक है जी। टेक्निक्स, रिजल्ट्स और डिस्कशन। हमने जो पहला वाला था उसमें 15 पेपर निकाले थे, सेकंड के अंदर हमने जो देखा है जो सेकंड असाइनमेंट है उसके अंदर आपने प्रॉब्लम लिखनी है, ठीक है। तो वो जो थर्ड है वो इसमें बेस कर रहा होगा। देखने में ये चीज़ मैं तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। ये ज़रा देखें इसको, एक आवर ग्लास की शक्ल का जो है, और एक जो पेपर लिखते हैं या जो जब बनाया जाता है तो उसको इसी तरह से मद्देनज़र रखा जाता है कि ऊपर से जब हम स्टार्ट करते हैं इसको तो वो एक वाइड जो उसकी बिग विड्थ होती है और ग्रेजुअली वो फिर वो स्मॉल होता हुआ फिर वो दोबारा एक्सटर्नल होता है, तो इसलिए इसको HOUR ग्लास के शक्ल दी जाती है। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी?
जी सर आ रही है यस सर, आ रही है ना जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। बस ऊपर से थोड़ी सी मिस अब जी सर आ रही है ना। अब देखें, जी जी देखें, अब क्लियर है। अब जी जी क्लियर सर क्लियर है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब ये देखें आप इसमें जो है हम टाइटल जो है आमतौर पे हम जो लिखा जाता है तो वो एक मैंने पहले बताया था कि कोशिश करेंगे 10 वर्ड से ज़्यादा ना हो। एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा और इंट्रोडक्शन आ जाएगा। और आप ये देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हम बड़ा ब्रॉड किस्म का जो भी हमारा आइडियाज़ होता है उसको हम मेंशन कर रहे होते हैं। और बॉडी जो है वो स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रही होती है। आपने प्रॉब्लम्स को पहले इवेल्युएट करना लिटरेचर रिव्यू की शक्ल में, उस लिटरेचर रिव्यू के बेस के ऊपर आपने अपना मेथड, अपने रिजल्ट्स को बयान करना है, ठीक है। और फाइनली जो डिस्कशन है वो फिर वही उसी तरह से इंट्रोडक्शन के हवाले से वाइड होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यूँ समझेंगे लार्ज से स्मॉल की तरफ जाती है और डिस्कशन जो है वो स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रही होती है। अच्छा, वो जो मॉडल है बीच में जो बॉडी है आपकी, वो एक ऐसी चीज़ है जो जिस पे आपकी तमाम का तमाम दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो किस लेवल की है और किस तरीके से है। अगर आपने किसी भी जगह पर कोई हल्की चीज़ इस्तेमाल कर रही है, यानी लिटरेचर भी आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप मेथड में जाके हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना आ सके, या हो सकता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ मिस कर दें जो कि अहम थी रिसर्च के हवाले से और आप उसको पॉइंट को आप मिस कर गए हों, तो वो आपके लिए जब आप डिस्कशन में जा रहे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके आप उसको सही तरीके से जस्टिफाई ना कर सकें। और अगर आप जस्टिफाई कर भी लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो उसमें पॉसिबिलिटी है इसके साथ की कि आप जो आपका इवैल्यूएटर है वो आपके काम को कहे कि जी आपने सही तरीके से अंजाम नहीं दिया हुआ। चलें, जब हम शुरू करते हैं इसके ऊपर के 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 जो हम बात करता हूँ मैं कि जी आपका इंट्रोडक्शन करना है, आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है जी। उसमें सबसे पहले तो आप बहुत ही जनरल वे में, स्पेसिफिक वे के अंदर आप स्टार्ट करेंगे अपनी लिखने के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखना है सियालकोट के बारे में, तो आप स्टार्ट करेंगे दुनिया से, और आप स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से भी। ये आपकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेके चलते हैं। तो अगर आप दुनिया से स्टार्ट करेंगे तो आप बर-ए-आज़म का जिक्र करेंगे एक लाइन के अंदर, उसके बाद बताएंगे 7 बर-ए-आज़म है, उसमें एक एशिया है, एशिया के अंदर जो है वो एक पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ बन जाता है। और सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप ये कहेंगे जी पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, उन सूबों के अंदर डिवीजन हैं, और इसमें एक डिवीजन जो भी तहसील जो भी है वो सियालकोट है, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है कि अब आपने जब उसको एक्सप्लेन करना शुरू करना है तो आपने ये ज़रूर बताना है कि आप जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, उसकी अफादियत क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और जो पर्पज़ है वो क्या है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपका जो इंट्रोड्यूस करेंगे आप टॉपिक को, तो जाहिर है कि आप जैसे तारुफ कराएंगे ना आपके, जी मेरा ये टॉपिक है और मैं इस पर लिखना चाह रहा हूँ। फिर आप ये बताएंगे इसके अंदर कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किस हद तक रेलेवेंट है मेरी फील्ड के साथ। अगर इसके अंदर कोई ऐसी टर्म यूज़ की जा रही है नई वाली, तो उसको आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा जी मैं ये वाली टर्म यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आमतौर पर हम जब रिसर्च करते हैं तो कोई नया वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके जैसे एब्रीवेशन या लिखा जाता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके मायने ये है, ठीक है जी। और जाहिर है कि जो इसकी लेंथ है, या वो मैंने वही कहा कि 1/5 बताया जा रहा है पेपर की टोटल लेंथ। 1/5 का मतलब ये है कि अगर 1000 वर्ड्स का थीसिस है तो 200 वर्ड्स की आपकी जो इंट्रोडक्शन है या बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इसमें होगा इसके अंदर से, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप इसको बयान करते हैं तो इसकी जो इस हद तक इंटरेस्टेड होना चाहिए कि लोग मजबूर हो जाएं कि आपका जो बाकी पेपर है वो अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़े हों, ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे तो उसमें आपने चीज़ों को बयान करना है किस तरीके से कि ऑथर ए ने इस काम को बयान किया है और उसने ये वाला मेथड या ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को उसके अंदर लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ डोंट समराइज, बात बिल्कुल सही है कि हम करते क्या है कि बाद दफ़ा हमने पैराग्राफ पढ़ा और उसने अपने अल्फाजों में लिखा। अपने अल्फाजों में लिखने के बाद आपने उसको एक्सटेंड करना है मज़ीद, जिसमें आपकी रिसर्च के पहलू या एनालिसिस उसमें झलकना चाहिए इसके अंदर से, ठीक है जी। और ज़ाहिर है कि जो मुख्तलिफ चीज़ों को आप लेके चल रहे होंगे या जो आप पेपर पढ़ रहे होंगे, जब आप उनको डिस्कस कर रहे होंगे,
लेंथ जो है वो मैंने कहा कि 15 से मुराद ये है कि 200 वर्ड्स होते हैं। आमतौर पर 1000 अगर है तो कर आपका थीसिस लिखा है आपने या पेपर लिखा है आपने, तो 200 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसके लिए इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि यही वो चीज़ है जिसपे आपकी ग्रिप जो है वो आएगी। अब आप जब पेपर पढ़ना शुरू करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ लोगों ने इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखा है कि आपको दिल नहीं करता उस पेपर को पढ़े, लेकिन आप मजबूर हैं पढ़ने पर, ठीक है। लेकिन आप ग्रेजुअली जब ज़्यादा आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप जैसे ही उस तरह का पेपर दोबारा आएगा तो आप उसको आगे नहीं पढ़ेंगे, फिर आप हो सकता है कि इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप आगे निकल जाए, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों का ये होता है कि एक ही पैराग्राफ के अंदर या एक इंट्रोडक्शन के अंदर 4-5 टॉपिक को एक साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और हम डिस्कस करते हुए उनका आपस में रब्त नहीं होता, ठीक है। शायद आपको मैंने पहले बताया था कि एक थीसिस होता है, थीसिस में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस होते हैं। एक पैराग्राफ जो है वो 7 to 10 लाइन्स का होता है, उसके अंदर आप एक ही आइडिया को डिस्कस करेंगे। अगर आप बहुत सारे आइडियाज़ को लेकर चलेंगे तो उसमें जो रीडर्स हैं और वो उसको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो बाकी लोग हैं और आप खुद भी उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये जिक्र तो मैंने पहले कर दिया, मैं इसका जिक्र दोबारा क्यों करूँ। जी अवैस, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे कि आया कि हम लोग ये आपसे समझ रहे हैं, बड़े अच्छा समझ भी आ रहा है, तो काइंडली अगर आप अपना पेपर साथ में वो भी शेयर करते जाएं, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताते जाएं कि ऐसे ये हम देखें कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, मजीद मतलब कि अच्छी तरह से गाइड हो जाए। मैं अभी तो मेरे पास पेपर नहीं है, ठीक है, और मैं लैपटॉप भी जी किसी का जी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी घर बैठा हूँ, लाइट नहीं है यहाँ पे मेरे घर में। जी ठीक है ना, तो मैं आपको ये शेयर करा जी दूंगा मैं उसमें, ठीक है, वो सारी हो जाएगा, जी वो आप घबराएं नहीं। जी शाहिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि हमने फॉर एग्जांपल अभी हम करेंगे टर्म पेपर करेंगे, तो आप एक थॉरोली हम कर रहे हैं काम करने के रिसर्च पेपर को कैसे आप लिख सकते हैं। तो अगर हम टर्म पेपर की बात करते हैं तो टर्म पेपर में भी सारी हमें यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, इतना ही सिंटैक्स होगा, इतना ही उसमें वर्ड्स होंगे, या उसकी लेंथ के बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा बता देंगे प्लीज़। अच्छा, इसमें अब आप देखें, अब आपके पास ना 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर एक, ट्रम्प रिसर्च पेपर जो आप पढ़ रहे हैं, आप लोग आपने देखा होगा 6-7 पेजेस का होता है, ठीक है। थीसिस पे जाएंगे आप तो वो ज़ाहिर है कि 80 पेजेस, उसमें यूँ समझ लेंगे 10,000 या 15,000 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू उसमें हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर है कि आप पेपर लिख रहे हैं, आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होगा, या हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जी आप जो रिसर्च प्रपोजल है आप इसको थोड़ा करके लिखें। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि जी आपने किस हद तक और किस तरह से लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो टर्म पेपर होगा उसकी कितनी लेंथ हो जाती है। वो जो ट्रम्प पेपर है, देखें मैं ना एक बड़ी सिंपल सा बताऊँ मैं आपको, जिस वक्त जिस स्टेज पे आप हैं वहाँ पे आपको वर्ड्स की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि फर्ज कर लें कि आप एक अच्छा खासा लिख रहे थे और आपने कहा ओह ये तो 1000 वर्ड्स पूरे हो गए, ठीक है। तो मालूम ये होगा कि एक अच्छी चीज़ जो थी वो आपसे मिस हो गई। क्यों मिस हो गई? इसलिए कि आप वर्ड्स के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। जी जी। क्योंकि अभी हमने सिर्फ लिखना है, ठीक है, अब प्रेजेंट नहीं करना है। जैसे सेकंड चैप्टर के अंदर जो लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, वो रिसर्च प्रपोजल भी ओपनली लिख रहे होंगे, लेकिन जब सबमिट करानी होगी तो उसको मैं फिर कट करूंगा, कहा जाएगा इसको कट करें आप। क्योंकि अगर आप शुरू से ही पहले दिन से ही आप ये डिसाइड करना चाहिए मैंने 1000 वर्ड लिखने हैं या 2000 वर्ड लिखने हैं, तो फिर आपकी जो सोच है, आपकी अप्रोच जो है वो लिमिटेड हो जाती है, आप फिर ज़्यादा नहीं पढ़ते। अब जहाँ देखते हैं 1000 वर्ड हुआ आप वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए जब तक कि आपका आपका सुपरवाइजर आपको ये ना कहे हाँ जी बस हो गया, अब ज़्यादा ना लिखो इसके अंदर से, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि जब हम लिखने बैठते हैं ना, अभी हम एक ही चीज़ को, एक ही बात को 3-3-4 पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं, ठीक है। उससे लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा लिख लिया, लेकिन अगर हम उसको 3-4 दफ़ा पढ़ें उसके बाद रख दें, उसको 3 दिन के बाद दोबारा उठा के पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा करेंगे कि वो जो 3 पैराग्राफ हो सकता है कि 1 पैराग्राफ के अंदर आ जाए, ठीक है। हम करते क्या हैं जब हम लिखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी इंग्लिश जो है वो हम इतनी अच्छी नहीं होती, हम करते क्या हैं कि एक बात को मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए उसको, मुख्तलिफ वोकेबलरी यूज़ करते हैं या मुख्तलिफ आइडिया यूज़ करते हैं। बात हम एक ही कर रहे होते हैं लेकिन उसको मुख्तलिफ तरीके से बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ आते हैं कंक्लूजन की तरफ, तो कंक्लूजन भी ज़ाहिर है कि ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो फर्दर वर्क है या फ्यूचर वर्क है उसको सामने रखते हुए उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी की जाए जो कि जिसमें क्लैरिटी हो कि जी अच्छा जी अगले ये जो मैंने जो काम किया है वो वो बेहतर है और आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा जी, जो सवाल आए हैं जी टर्म पेपर 5 पेजेस 7 पेजेस, अच्छा जी अब यहाँ जब आप इस तरह की बात करते हैं 5 पेजेस 7 पेजेस,
फिर मैं आपसे सवाल करूंगा फॉन्ट क्या है उसका, 10 का फॉन्ट है या 20 का फॉन्ट है, ठीक है। तो ये पेजेस नहीं होते और एक पेज के अंदर 380 वर्ड आते हैं अगर कोई हेडिंग ना हो, ठीक है। तो इस तरह की जो आपके पास रॉ इंफॉर्मेशन है वो उनको अभी जहन में ना लाएं आप, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना है, ठीक है। आप खुद सोचें, जब आप कह रहे हैं कि 5 पेजेस या 7 पेजेस, तो मैं कहता हूँ अच्छा जी 20 का फॉन्ट इस्तेमाल करते हुए 5 पेजेस लिखता हूँ, और एक बंदा 12 का फॉन्ट इस्तेमाल करते हुए 5 पेजेस लिखता है, तो किसका मैटर ज्यादा होगा, किसके वर्ड ज्यादा होंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे ना जाएंगे, पेजेस कितने हैं, 7 पेजेस हैं कितने, इस पे ना जाएं अभी आप अपने उस मैटर पे ध्यान दें जो आप कर रहे हैं और जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी सर, डिफरेंस बिटवीन टर्म पेपर एंड रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर। अच्छा जी, टर्म पेपर जो हम ये इस सेमेस्टर के अंदर लिखेंगे वो टर्म पेपर है, सिंपल सा। रिसर्च पेपर ये है कि जी आपने रिसर्च की और उसके ऊपर आपने पेपर लिख दिया, आपकी अपनी रिसर्च। रिव्यू पेपर से मुराद ये होता है कि आपने कुछ 20 लोगों के पेपर पढ़े, जरका जी जरा ख्याल करें हम सब लोगों का। अच्छा जी, तो रिव्यू पेपर ये होता है कि आपने कोई 20 पेपर पढ़े आपने, और उसको मिलाकर आपने एक पेपर सा बना लिया जिसमें तमाम पेपर्स को रिव्यू करते हुए उनके गुड और बैड पॉइंट्स को बताते हुए आपने लिखा। मैंने आपको याद है जब लिखा था हम हाउ टू रीड, उसमें मैंने बताया था कि आपने क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया हुआ है और अगर नहीं देखा तो फिर आप समझदार हैं कि आप ये सवाल कर सकते हैं। सर थीसिस भी क्या, सर थीसिस भी क्या मतलब इस सवाल का? अच्छा, थीसिस जो है वो तो जाहिर है कि यार आपकी एक डिटेल स्टडी रिपोर्ट है, ठीक है, और उसी में से रिसर्च पेपर निकलता है आपका, ठीक है। जी जनाब, सर जी सर मैं ये बोलें। बात पूछनी चाहिए क्योंकि जो है बैचलर्स में सर मैंने काम किया था डिफरेंट ना नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड। सर मैंने 5 चैप्टर्स उसके बनाए थे, उसमें 5 चैप्टर्स में मैंने हर चैप्टर में अलग अलग से उनको डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को, टूल्स जो से हम अटैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए, देन उनको वल्नरेबिलिटीज को जब हम एक्सपोज करते हैं या उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं सर ये 120 पेजेस का मैंने एक बनाया था, लेकिन वो मैंने उसको नाम थीसिस का नाम नहीं था दिया। मैंने कहा था कि सम एक जस्ट लाइक सर ये थीसिस है, लेकिन ये थीसिस है नहीं है, क्योंकि ना उसकी सर उसकी अरेंजमेंट उस तरह से नहीं थी। तो अगर आप कह रहे तो सर उसको भेजूंगा आपको, सर बता सकते हैं कि सर उसमें कौन सी अमेंडमेंट हम करके उसी से हम एक रिसर्च पेपर डिड्यूस कर लें अगर जी तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर भेजें मुझे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई ओके इशू नहीं सर। है इसका, कोई इशू नहीं इसका, ठीक है। अच्छा जी चलें जी, अब ये है कि हमने लिखने बैठना तो जाहिर है कोई तरीका वारदात भी तो होगा ना उसके अंदर, ठीक है जी। एक चीज ज़हन में रखें कि जब हम लिखते हैं ना, ये आपका नहीं मेरे साथ भी ये इशू, तो हम ये समझते हैं कि जी जो मैंने लिखा है ना ये बस इससे बेहतर तो लिखा जा ही नहीं सकता, ठीक है जी। फिर जब उसको हम किसी को दिखाते हैं और उस पर तनकीद करता है वो बंदा, तो हम थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। मेरी जो पहली प्रपोजल थी वो 25 पेजेस की, ठीक है जी। तो हमारे कोई थे मलेशिया के अंदर, मैंने उनको भेजा तो उन्होंने कहा कि जी 25 पेजेस के लिए पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, अगर इसको 10 पेजेस पे ला सकते हो तो ले आओ। अब अंदाजा लगाएं 15 पेजेस कम करना एक आसान काम नहीं था, और मैं ये समझता था कि जो जो मैंने एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ना ये सोने और पता नहीं कि मैं तुलने के लायक है। लेकिन मैं बैठा और मैंने कोई एक हफ्ता लिया और मैंने पढ़ी, मैंने क्या, मैं आप समझे कि मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी कि लफ्ज़ निकालते हुए करते हुए। फिर उसका मैंने हल ये निकाला कि मैं उसको पढ़ता था, पढ़ने के बाद देखता था कि यानी कि मैंने आपसे कहता हूँ ना कि आप पैराग्राफ पढ़ें अपने अल्फाजों में लिखें, मैं अपना पैराग्राफ पढ़ के अपने अल्फाजों में लिखता था। तो उससे ये हुआ कि वो मैं तकरीबन 10 सवा 10 पेजेस पे लेकर आ गया मैं, और मैंने भेज दिया उनको। तो जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने आइडिया लगा लिया कि आप क्या करना चाहते हैं, और मैं अभी आपको मज़ीद गाइड करता हूँ कुछ दिन। उसने कुछ पॉइंट दिए मुझे कि ये करो, ये कर लो, ये ऐड कर लो इसके अंदर, मैंने वो ऐड कर लिए। फिर उसकी मुझे एक ईमेल आई जिसमें कहा कि जी मैं कल जो है वो मलेशिया जा रहा हूँ, क्या कोलालमपुर जा रहा हूँ, तो मेरी फ़्लाइट है इतने बजे, मैं सुबह 9 बजे आऊँगा, और आप मुझे जो 10 पेजेस से 1000 वर्ड्स के अंदर लिख कर दो, ठीक है जी। और आपको मालूम होना चाहिए कि 3 घंटे का फ़र्क है हमारा मलेशिया का, इसका मतलब ये है कि मुझे हर सूरत में सुबह 6 बजे तक उसको भेजना था। खैर मैंने वो पूरी रात लगा के भेजा और 1000 वर्ड पे लेकर आ गया। अब मैं कहाँ 25 पेजेस, हर पेजेस के ऊपर 380 वर्ड्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा, और कहाँ 1000 वर्ड्स। तो ये जो चीज़ है ना कि वो हमारी बार बार हमें लिखनी पड़ती है। और ये जो मैंने बताया कि जी पहला ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, वो सारा इसी किस्म का होता है, ठीक है।
आज जो आपने प्रपोजल लिख रहे हैं, आज जो आप जो करेंगे, जो अभी आज प्रेजेंट करेंगे हमारे पास अभी इस सेमेस्टर के अंदर, आप इसको अपने पास लिख के रख लें, कहीं रख लें इसको किसी भी जगह पे, और आप इसको जब MS कर लेंगे, और अगर आपने रिसर्च की है, ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने रिसर्च कर ली है, तो फिर देखेंगे आपने उस वक्त क्या लिखा था, अब क्या लिख रहे हैं आप, बड़ा फर्क आ जाता है लिखाई में, क्योंकि बार बार आप एक चीज लिख रहे होते हैं तो आपको मालूम हो जाता करना क्या होता है। यहाँ एक क्वेश्चन आया है जी, सर थीसिस बेसिकली होता प्रॉब्लम फाइंड करो, डिटेल में उसको लिखो, आप सेम काम यहाँ कह रहे हैं टर्म पेपर में, बस डिटेल कम कर दो। नहीं, आप सुन ही नहीं रहे, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। थीसिस जो है वो आपका पूरा वर्क है जो आपने इस सेमेस्टर में करना है, ठीक है, पूरा एक वर्क है। उस थीसिस में से अगर आप कोई पेपर निकालते हैं, चाहे वो सेकंड चैप्टर से निकालें या थर्ड चैप्टर से निकालें, वो आपका रिसर्च पेपर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें जब आप सुने अल्फाजों के ऊपर। थीसिस एक कंप्लीट वर्क है आपका, जो कि 1000 वर्ड्स, 1000 पेजेस और 100 पेजेस या ज्यादा का हो सकता है, 80 पेजेस का हो सकता है, या यूं कह लें कि 15,000 वर्ड्स का या 20,000 वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है। जो रिसर्च पेपर है वो उसमें से निकला होता है, उस थीसिस में से निकाला जाता है, ठीक है, वो फर्क होता है इसके अंदर से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जी मुख्तलिफ चीज़ों को हम बार बार ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो बार बार जब मैं आपसे कहता हूँ, हम जो रिसर्च की जो 4 असाइनमेंट दिए गए हैं इसी वजह से दिए गए हैं कि आपने पहले अपना मटेरियल जमा करना है, फिर आपने उसकी देखना है कि हमने प्रॉब्लम निकालने हैं, जो जैसे आउटलाइन स्ट्रक्चर बना दिया दे दिया मैंने आपको, आपने उसको फिल करना है। उसके बाद आपने जो चेक करना है कि जो लेटेस्ट मटेरियल अवेलेबल है, जो थीमेटिक थीम जो है उसको आपने करना है, ठीक है जी। आपने अपने सुपरवाइजर को दिखाना है, अपने टीचर्स को दिखाना है, ठीक है। अगर आप अकेले लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप दोस्तों को दिखा दें, अच्छा जी मैंने ये लिखा है, इसमें काम है या नहीं है। और फिर उसके बाद जब आपका समझेंगे जी मैंने फाइनल कर लिया है, तो फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें जो स्टेजेस हैं वो बड़ी सिंपल सी हैं कि आपने हर सूरत के अंदर उसको एक नशिस्त में नहीं लिख सकते। आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार आपने उसको बयान करना है। ये एक और है जिसमें वही प्रोसेस जो पहले बयान किया गया स्लाइड के अंदर, यहाँ पे किया गया जी। प्री राइटिंग से मुराद क्या है कि आपने अपने कीवर्ड्स चूज कर लेने हैं, उनको सामने रखना है, अच्छा जी मैं ये करूंगा, मैंने इसी सिर पे लिखना है, मेरी ये डायरेक्शन होगी, फिर आपने उसको लिखना शुरू करना है, ठीक है ना। अगर आप कीवर्ड ले आते हैं तो कीवर्ड्स के बाद उसके आप सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। जब सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि आपका पैराग्राफ खुद ब खुद बन जाएगा। फिर आपने उसको रिवाइज करें, रीराइट करें, रिवाइज करें, रीराइट करें, जितना अभी आप कर सकते हैं। फिर आप किसी ऐसे बंदे को दिखाएं जो आपका सीनियर है, जो कि उसको प्रूफ रीड कर सके, जो अंडरस्टैंड कर सके कि जो आपने चीज़ें लिखी हैं वो आपने किस हद तक क्लियर लिखी हैं, और जो चीज़ें हैं आपकी जैसे ग्रामर होती है या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उसमें गलतियाँ निकाल लेगा। क्योंकि बार बार मैं ये बात कहता हूँ आपसे कि हमारी इंग्लिश जो है थोड़ी सी हल्की होती है, तो इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी सीनियर बंदे को भी दिखा दें। ये वही चीज़ जब हम पेपर सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका रिव्यू कॉन्फ्रेंस में भेजा, जर्नल में भेजा, पेपर कहीं भी भेजते हैं आप, तो जी पेपर सबमिट करते हैं, फिर एडिटर उसको देखता है अच्छे तरीके से और फिर असाइन करता है उस बंदे को, उस रिव्यूअर को जो आपकी फील्ड से रिलेट करता होता है। वो उसको रिव्यू करता है, इवेल्युएट करता है, और या तो एक्सेप्ट कर लेता है या कहता है कि जी इसके अंदर ये इस काम का मिसिंग है, इस काम को ऐड किया जाए, या इसके अंदर जो लेटेस्ट रिव्यू इस्तेमाल किया जाए, या जो पेपर लिखा गया है उसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो आगे जाकर, या डिटेल्स के अंदर यानी कि जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें बयान की गई हैं वो आगे जाके उसको क्लियरली नहीं हो रही, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी हमने पेपर छापना है या नहीं छापना। इसमें कुछ पेपर आपको मिलेंगे जिसमें ये लिखा होता है साइड पर सबमिटेड 2018 में, और उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, और पब्लिश हो गया 19 में। तो इस तरह के आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो सिर्फ इसी प्रोसेस को जाहिर कर रही होती हैं कि वो जो पेपर है वो कितने खतरात से या कितनी चीज़ों से रिवीजन के बाद होकर वो आपके सामने आया है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जो अभी जो बात जिस तरह से सवाल आते हैं वो जाहिर है कि एक ही चीज़ को सामने रख के आ रहे होते हैं कि जी हमने करना कैसे, लिखना कैसे है, ठीक है। बड़ी सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे बड़े जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं इसके अंदर वो यही है कि टाइम होना चाहिए आपके पास और पेशेंस होना चाहिए।
टाइम इसलिए होना चाहिए, जब मैं बार बार आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जी आप 10 मिनट 15 मिनट आप रोज़ाना निकालें तो आपको मिल जाएगा। और पेशेंट इसलिए होना चाहिए कि आप बार बार लिखेंगे, आप बार बार लिखेंगे, ठीक है, बार बार लिखेंगे, आप एक ही लाइन को बार बार लिखेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें उर्दू के अंदर। आप उर्दू के अंदर अगर आप ऐसे लिखते हैं, जब एक पैराग्राफ लिखते हैं उसके बाद उसको दोबारा पढ़ें, तो आप उसमें से कोई ना कोई एक आध अल्फाज का छांटी कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, उसका पैराग्राफ थोड़ा सा बदल जाएगा। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि आपकी जो रिसर्च स्किल है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। अगर आपका ज़हन है रिसर्च वाला और आप जब चीज़ें पढ़ते हैं तो आप उसमें से बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करना शुरू कर देते हैं। जब आप पिक करना शुरू कर देते हैं तो आपकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ लाइब्रेरीज से मुराद यहाँ पे वो जो C++ की लाइब्रेरीज नहीं है, बल्कि वो लाइब्रेरीज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो लाइब्रेरीज जो कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है, उस लाइब्रेरीज का आपको पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल IEEE की लाइब्रेरी है, ACM की लाइब्रेरीज हैं, ये ऑनलाइन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, आप जाएँ तो इनके आप पढ़ सकते हैं। गूगल की भी अपनी एक है, तो वो इस तरीके से आपको पता है। गुड एनालिटिकल स्किल से मुराद ये होता है कि आपको मालूम हो जाता है कि मैंने किस तरीके से देखना है चीज़ों को, आपके अंदर तनकीदी निगाह आ जाती है, आपको फ़ौरन मालूम हो जाता है कि इस पेपर के अंदर या इन चीज़ों के अंदर मैंने किस तरीके से क्या चीज़ तलाश करनी है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें बयान की गई हैं वो उसको अपने मैं अपनी रिसर्च में मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। नोइंग ऑफ राइटिंग स्टाइल्स, वो ज़ाहिर है कि हमने आपको मेंडले पढ़ा दिया है और आपको देख भी लिया है। अगर आपको इशू आ रहा है मेंडले का तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके थोड़ा सा दोबारा करवा दूंगा। और सबसे बढ़कर ये है कि आपको लिखना आ जाता है, ठीक है, आपको लिखना आ जाता है, क्योंकि आप बार बार लिख रहे होते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपको लिखना आ जाता है। ये जो चीज़ें हैं 4-5 जो आपको बेनिफिट देती हैं कि किस हवाले से हैं, ये आपके रेफरेंसेस हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। और ये क्या जी, सर जी मेंडले की क्लास भी रखें, ठीक है जी, मेंडले की क्लास भी रख लेते हैं, कोशिश करते हैं कोई इशू ना हो। सर मेरा वर्ड पे मेंडले ऑप्शन नहीं देता। हाँ जी, वो ये सारे सवाल लिख के रख लें, वो टीचर से मैं कहूँगा कि वो आपको एक दफ़ा जो है वो दोबारा आपको बयान कर दे या कुछ और कर दे। मेरी उनसे बात हुई थी, आज उन्होंने ही क्लास लेनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सारा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं तो मैं एक हो सकता है कि नेक्स्ट में या उसमें आगे वाले में आपको दोबारा बता सकूँ जी। तो अब आप बताइए कि आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं आज के हवाले से, जी बताइए। हाँ जी, लेट आए थे कोई मसला नहीं, हम करा देंगे आपको, उसकी घबराएं नहीं आपको, ठीक है, वो बता के ही करेंगे आपको। जी बताइए जी। ये क्या सवाल है, या कोई ऐसी चीज बताएं मुझे आप, ताकि हम इसको जो आपकी आज के हवाले से जो मुश्किल था आपको ज़रा मैं उसको और क्लियर कर दूं। सर मेरा मेंडले स्टाइल ही नहीं होता, चलें इसका भी हम देख लेंगे, ठीक है जी, वो सारा मैं करवा दूंगा उनसे लेकर आपको, ठीक है जी। और बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कोई पैटर्न जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर आपने रिव्यू पेपर लिखना है तो उसमें फॉन्ट स्टाइल ये होगा, उसमें ये कंटेंट्स होंगे, उसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। मैं आपको जो मैंने करवाना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, जो बाकी लोग जो हैं वो फिर आप उन टीचर से पूछिए, ठीक है, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, ठीक है, मेरा अपना एक स्टाइल है। तो मैं आपको अभी जब वक्त आएगा तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अभी आप जो असाइनमेंट्स हैं उस पर तवज्जो दें। मेथड वाला असाइनमेंट 2 है और थर्ड असाइनमेंट में आपने प्रॉब्लम्स निकालने हैं अपने, सॉरी पहला जो प्रॉब्लम निकालने हैं आपने असाइनमेंट 2 के अंदर, और 3 के अंदर आपने मेथड्स और रिजल्ट निकालने हैं। तो उनकी डेडलाइन जो है मैं आपको बता दूंगा जी। वालेकुम सलाम। जी सर, रिक्वेस्ट है एक थोड़ी सी ना आपसे कि जो हमें असाइनमेंट मिलती है ना उसका ज़रा टाइम थोड़ा प्लीज़ ज़्यादा दे दिया करें, क्योंकि मोस्टली हैं जॉब होल्डर, तो अभी कुछ कंडीशंस भी ऐसी हैं कि मतलब जो है ना तो 1-2 दिन में उनको सारा करना ज़रा थोड़ा टफ हो जाता है। हमारे पास भी वीकेंड पे ही टाइम होता है। अच्छा, तो आपकी असाइनमेंट का टाइम ज़रा थोड़ा होता है सर, मैं एक आप जो बात कर रहे हैं ना, आप ये असाइनमेंट के डेट होता है, मैंने पहले या दूसरी लेक्चर के अंदर ही बता दिया था कि डेडलाइन क्या है, ठीक है, मैंने पहले दूसरे दिन बता दिया डेडलाइंस क्या है आपकी। तो मैं टाइम कम तो नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद लास्ट टाइम ही मैंने एक हफ्ता बढ़ा दिया था, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है मेरी, जब मैं जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि मैं किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे दी जाए, तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मैं
आपने जो लास्ट टाइम दे दी थी ना, वो समरीज लिखने के लिए दे दी थी, वो 2 दिन का टाइम दिया जस्ट आपने, वो आए सर लेक्चर दिया और चले गए, उसमें जरा काफी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, उसके अंदर कह रहे हैं आप, ठीक 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 ठीक, वो सर हाँ, वो बेसिक हाँ उसमें जी ये सर। था, मैं आपको बताता हूँ। मैं, अब मुझे नहीं मालूम आपने किस तरीके से किया। उसका तरीका क्या था कि आप एक दफ़ा देख लेते और देखने के बाद आपके जहन में जो आया था वो आप उसको कर लेते। ठीक है, जो इशू सबसे बड़ा आ रहा था कि लोग मुझे नहीं समझ रहे किस तरीके से किया है, वो इतनी देर का काम नहीं था। ठीक है, अगर ये यही चीज़ है ना, अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे ना, आपको मालूम हो जाएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है सर था, लेकिन पता क्या, वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था ना सबका, तो बस जरा थोड़े नर्वस हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये काम पहले किया नहीं हुआ ना किसी ने भी। सही तो सही। सिर्फ जस्ट ये था, और मेरी 12/5 पे असाइनमेंट क्लियर हुई है, और 11:59 पे जो है ना वो मतलब टाइम एक्सपायर हो गया हुआ था। मैं तो बड़ा फेड अप हुआ हूँ कि यार 2-4-5 मिनट में भी जो है नहीं ना, नहीं नहीं, वो अब उसकी उसके उसके लिए अच्छा, अभी राब्ता हमारा टूट जाएगा। ठीक है, आप दोबारा लॉग इन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मेरा जोर डेडलाइन से ज़्यादा इस बात पर होता है। डेडलाइन इसलिए दी जाती है ताकि थोड़ा सा आप जल्दी से काम कर लें। अगर डेडलाइन दे दूँ 1 साल बाद, और 1 साल बाद भी आप यही कह रहे होंगे यार 1-2 दिन और दे दें मुझे, नहीं तो नहीं सर, वो ऐसी तो नहीं बात, लेकिन ये कभी अस्सलाम कभार वालेकुम जो है सर। ना। अभी राब्ता थैंक टूट यू रहा है, सर। 2 मिनट ठहर जाए। राब्ता टूट रहा है, 2 मिनट टूट जाए, 1 मिनट से कम वक्त रह गया है, तो किसी वक्त भी राब्ता टूट सकता अस्सलाम है वालेकुम हमारा। सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये कहना था कि सर